की बात करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। तो यहाँ पर अभी जो हम पूछने वाले हैं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है सिनोनियम किस वर्ड का, वो आपसे पूछा गया है इस वर्ड का, एप्रेंट का। यहाँ पर जो एप्रेंट है ये लिखा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, इट वॉज एप्रेंट दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट इन द बेड एट ऑल। एप्रेंट वर्ड के लिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका सिनोनियम है, सिमिलर है, वो वर्ड यहाँ पर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एप्रेंट के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो एप्रेंट का मतलब होता है मेरे भाई, क्या होता है? क्लियर, स्पष्ट, साफ, ये इसका मीनिंग होता है। तो इस सेंटेंस को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज एप्रेंट, यानी कि क्लियर था, ये साफ था। क्या था? दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट, वो सो नहीं पाया। यहाँ पर ये बात साफ थी, क्लियर थी कि वो यहाँ पर सो नहीं पाया है। तो अब यहाँ पर इन चारों में से इसके लिए कौन सा आंसर हो सकता है? अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, वैग्यू के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो ये एप्रेंट का अपोजिट हो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको अनक्लियर, इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं अनक्लियर। तो यहाँ पर ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। बात करते हैं दूसरे की, डिसेप्टिव। ये क्या होता है मेरे भाई? सर इसका जो मीनिंग यहाँ पर होता है वो यहाँ पर हमारा होता है चीटर, कि जो चीट कर देता है, जो धोखा देता है किसी को। तो क्या इसका आंसर होगा? सर ये भी नहीं हो पाएगा। बात करते हैं थर्ड वाले की, तो थर्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? इसका मीनिंग होता है क्लियर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। एक्चुअल की बात करते हैं, सर इसका मीनिंग क्या होगा मेरे भाई? इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रियल, यानी कि वास्तविक। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्वियस। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो दैट इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पर आपको एक इडियम्स दिया हुआ है जिसका मीनिंग मेरे भाई आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर इडियम्स आपके सामने लिखा हुआ है। पढ़िए, बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो इडियम्स हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे भाई, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कि इन चारों में से यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो इस इडियम्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है, पहले हम उसकी बात जान लेते हैं। हम किसी, हमारे पास कोई भी चीज़ है और उस चीज़ का यूज अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो उस चीज़ के लिए मेरे भाई इस वर्ड का जो है यूज़ किया जाता है, किसी काम को बहुत ज़्यादा करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपके पास कैंडल है, आप उसे इस साइड से भी जलाते हैं और इस साइड से भी जलाते हैं, यानी कि आप उसको दोनों तरफ जला के जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो आप उस काम को जो है ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा जलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसके की मीनिंग की बात करें, टू अनॉय समवन, क्या इसका मीनिंग होगा मेरे भाई? नहीं सर, ये नहीं होगा। हम यहाँ पर किसी को चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? टू अर्न अ लिविंग फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए कमाई करना, कुछ खाना कमाना। क्या इसके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड की बात करते हैं, टू वर्क थ्रू द नाइट, यानी कि एक तरीके से पूरी रात काम करना। ये भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। बात करते हैं द ओवर वर्क अंटिल एग्जॉस्टेड, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना और तब तक काम करना कि जब तक वो थक ना जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना। तो जो सेंस इसका है मेरे भाई, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो इस बात का बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। आइए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। यहां पर आपके सामने 2 ब्लैंक हैं, आपको बताना है कि यहां पर इसमें क्या आना चाहिए। आई गॉट ब्लैंक स्पेस द बेड एंड कवर्ड माई सेल्फ, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ ब्लैंक स्पेस आ ब्लैंकेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहां पर मेरे भाई, बताइएगा कि इन चारों में से यहां पर इसमें क्या होना चाहिए। इनटू, विद, इन, बाय, एट, फ्रॉम, ऑन, थ्रू, इन चारों में से यहां पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहां पर जो बात हो रही है मेरे भाई, वो बेड पर सोने के लिए बात हो रही है। सोने के बाद वो बेड पर गया और बेड पर जाने के बाद उसने जो था अपने आप को जो ब्लैंकेट थी उससे जो है कवर कर लिया, ढक लिया उससे। तो यहां पर इन चारों में से क्या हो गया? तो जब हम बेड पर सोने के लिए जाते हैं, जब मूवमेंट करते हुए हम जाते हैं, चल के हम जाते हैं, तो यहां पर उस चीज के लिए हम यूज करते हैं किसका? इनटू का।
अगर हम बेड में ऑलरेडी लेटे हुए हैं तो वहां पर इन आता है, अगर हम उसमें जान सोने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई तो वहां पर आता है इनटू। और इनटू यहां पर केवल एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में। सर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर उसने जो है चारों तरफ से खुद को कवर कर लिया है, तो उसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर विद। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनटू और विद यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है इनटू। आई गॉट इनटू द बेड एंड कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, यानी कि उसने ब्लैंकेट से खुद को चारों तरफ से मेरे भाई कवर कर लिया है। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोगों का है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन सेंटेंस दिए हुए हैं, जिससे मेरे भाई आपको सही ऑर्डर में सही क्रम में लगाना है। तो बताइएगा आप यहाँ पर इसका सही ऑर्डर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे, पढ़िए समझिए और करिए इसको। आपसे अपना टाइम लीजिए, आराम से करिएगा आप इसको। चलिए आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है मेरे भाई वो है ऑप्शन रीडिंग का। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना चाहिए मेरे भाई किसको, ऑप्शन को। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन देखने के बाद मुझको यहाँ पर ये पता चलता है कि मेरा जो एक ऑप्शन स्टार्ट है वो डी से स्टार्ट है, एक ऑप्शन ए से है, एक बी से है और आप लोगों का एक डी से है। यानी कि इसमें कहीं पर भी कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मेरे भाई यहाँ पर डी से सी से स्टार्ट हो। सी से स्टार्टिंग वाला कोई भी मुझे सेंटेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि सी वाला यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फर्स्ट या तो डी होगा या फिर ए होगा या फिर आपका बी हो जाएगा या फिर मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का जो है डी हो जाएगा। अब इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमको इसमें सर्च करना होता है, ढूंढना होता है किसको मेरे भाई, ओपनिंग सेंटेंस को, जो यहां पर सेंटेंस की ओपनिंग में आएगा, यानी कि सबसे पहला सेंटेंस जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो यहां पर आइए चेक करते हैं क्या ए से स्टार्ट होने वाला पहला सेंटेंस हमारा बन सकता है। आइए चेक कर लेते हैं। ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों की बात हो रही है। आई हैव मैनेज्ड, मैंने मैनेज किया है। तो अब यहां पर मैनेज करने की बात की गई है, मगर हमें यह नहीं पता है कि यहां पर 5 साल पहले उसने किसको मैनेज किया है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है यहां पर हमें अनकम्प्लीट थोड़ी सी नजर आती है। उसके बाद आगे देखा हमने टू एक्सेप्ट अ क्वाइट अ कलेक्शन, यहां पर कलेक्शन की बात हो रही है। कलेक्शन किस चीज का है वो नहीं पता है, मैनेज किया नहीं पता किस चीज का है, कलेक्शन किया नहीं पता किस चीज का है मेरे भाई। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहां से हम इसको मेरे भाई क्या कर देंगे, एलिमिनेट, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता है। बी की बात करते हैं हम लोग मेरे भाई, क्या बी से स्टार्ट होने वाला पहला बन सकता है मेरे भाई। आइए चेक करते हैं। आई वर्क इन अ बैंक एंड स्पेंड एट लीस्ट हाफ माई सैलरी ऑन दीज। तो यहां पर इस सेंटेंस में मुझे एक वर्ड देखने को मिला, दैट इज दीज, कि उसने बैंक में नौकरी की और अपनी नौकरी का जो काफी हिस्सा था सैलरी का वो खर्च कर दिया किसके ऊपर, दीज। यानी कि दी जो वर्ड है ये तभी पॉसिबल है जब इससे रिलेटेड वर्ड, यानी कि यहां पर ये जो वर्ड है एक तरीके से प्रोनाउन है, तो ये किसी नाउन के लिए आया होगा। यानी कि इसने ये जो पैसा खर्च किया है वो किसी चीज पर किया गया होगा। तो यहां पर इससे क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस भी मेरा तभी आएगा जब इसके पहले मैंने यहां पर किसी नाउन की किसी और की बात मेरे भाई यहां पर की हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहां से ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी मेरे भाई कि ऑप्शन ए और बी आपका पहला नहीं बनने वाला है। तो अब बचते हैं 2 ऑप्शन। सर ये भी डी से स्टार्ट है और ये भी आप लोगों का मेरे भाई डी से स्टार्ट है। आई चेक करते हैं। सर आई एम व्हाट इज यूजुअली
डिस्क्राइब्ड एज अ बुकवॉर्म, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे यहाँ पर पहला सेंटेंस बन सकता है। उसको यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब किया उसने, एज अ बुकवॉर्म। तो अब यहाँ पर देखना सर डी के दो ऑप्शन है, डी के बाद सी आएगा या डी के बाद ए आएगा मेरे भाई, आपको ये चेक करना है, डी के बाद सी या डी के बाद ए, बताइएगा। आप चाहें तो इस सेंटेंस में यहां पर इसका पेयर भी बना सकते हैं। उसने जो पैसा यहां पर खर्च किया है, स्पेंड किया है, वो किस पर किया होगा मेरे भाई, इन बुक के ऊपर किया होगा। किसको मेरे भाई, बुक के ऊपर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर, क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि इस बुक के पहले, इस दीस के पहले बुक का आना कंपलसरी है। तो यहां से मुझे एक पेयर मिल जाएगा कि सर पहले मेरा सी आएगा, उसके बाद मेरे भाई यहां पर बी आएगा, पहले सी बाद में बी। अभी चेक करो कि सर यहां पर सी भी है, बिल्कुल है सर, यहां पर क्या है, बी सी है, यानी कि पेयर को रिवर्स यानी कि उल्टा कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये हमारा आंसर मेरे भाई इसमें नहीं हो सकता है। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहें तो इसको लगा करके बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे यहां पर मुझको पेयर मिला किसका मेरे भाई, सी बी का, अगर मैं इसी को रिवर कर दूं बी सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर बी सी आएगा वो तो मेरा आंसर यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। सर यहां पर बी सी है, यहां भी बी सी है, सर ना तो ये होगा ना मेरे ये होगा। अब यहां पर मुझे सी और बी एक साथ चाहिए, वो केवल इसी में है, यहां सी भी दूर दूर है, इसका मतलब ये भी यहां पर मेरे भाई नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें सेंटेंस में आप लोगों को मेरे भाई क्या करना है, एरर बतानी है कि कहां पर इसमें जो है एरर की गई है। पढ़िएगा, करिएगा आंसर, इसमें क्या होना चाहिए मेरे भाई, बताइएगा राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ही स्टूड इन द डोरवे मेकिंग ओकेशनल एफर्ट्स टू विशिल थ्रू पार्टेड लिप्स। तो यहां पर ही के बाद स्टूड सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहां खड़ा था, दरवाजे पर, वो भी ठीक है मेरे भाई। टू विशिल थ्रू पार्ट और लिप्स, यहां पर इस सेंटेंस का जो आंसर है मेरे भाई वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस सेंटेंस में यहां पर कोई भी एरर आप लोगों की इसमें नहीं की गई है। ये सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहां पर फिर से आपको क्या करना है मेरे भाई, क्या आपको इडियम दिया हुआ है जिसका मीनिंग आपको यहां पर बताना है। तो इडियम से बरी द हैटिच। हैटिच मीन्स क्या होता है, हैटिच किसको बोलते हैं? तो हैटिच एक हथियार होता है, एक कुल्हाड़ी टाइप की हो सकती है, कुल्हाड़ी भी हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं। बरी का मतलब होता है दफनाना। किसको मेरे भाई, हैटिच को। कि आपके पास एक कुल्हाड़ी है, आपके पास एक, उसको दफन करना चाहते हैं, आप उसको दबाना चाहते हैं, तो अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके हाथ में कोई हथियार है, आप उसको फेंक देते हैं, दबा देते हैं। तो यहां पर वो आपसे क्या कहना चाहता है, टू मेक पीस, शांति की बात करता है वो। टू लीव समवन अलोन, किसी को अकेला छोड़ना। इग्नोर डेंजर, खतरे को इग्नोर करना। उसके बाद है टू कमिट टू एन एक्शन, कोई काम करने के लिए कमिट करना खुद को। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे हाथों में हथियार है, तुम उसको छोड़ देते हो, डाल देते हो, इसका मतलब अब तुम लड़ना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो शांति। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेक पीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से यहां पर आपके पास क्या आ गया है, एक ब्लैंक स्पेस है, नीचे 4 ऑप्शन आपके पास, आपको इसमें से किसी एक को चूज करना है। बताइएगा यहां पर आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। आई न्यू नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, बियॉन्ड वॉट ही मी अबाउट हिमसेल्फ। यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, हैज टोल्ड, टेल्स, इज टेलिंग, हैड टोल्ड। बताइएगा इन चारों में से यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आइए सोल्व करते हैं इसको हम लोग। यहां पर अगर मैं सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करूं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मुझको दिखाई देता है आई न्यू, यानी कि अगर मैं न्यू की बात करूं तो न्यू हमारा क्या होता है मेरे भाई,
ये हमारा होता है सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है मेरे भाई, तो ये किसकी बात करेगा सर? ये पास्ट की बात करेगा। किसकी बात करेगा सर? ये पास्ट की बात करेगा। तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग ही हमारी पास्ट से यहां पर हुई है, तो यहां पर जो भी काम हुआ होगा एक तरीके से वो सारा का सारा पास्ट में हुआ होगा। तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जो भी बात आपको बताई गई है, वो सभी यहां पर किस में मेरे भाई? पास्ट में है। तो अब यहां पर हैश टोल्ड की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर जो आपका हैश टोल्ड है वो प्रेजेंट की बात करता है। तो सर क्या इसमें हम इसको लगा दें हैश टोल्ड को? नहीं मेरे भाई, ये इसका आंसर यहां पर नहीं हो सकता है। क्यों? ये पास्ट की बात कर रहा है, तो आगे चल के जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आएगी वो भी तुम्हारी किस में आ जाएगी मेरे भाई? पास्ट में। सर इसका आंसर नहीं हो सकता है। टेंस की बात करें सर, एस या ईएस वाली जो फॉर्म होती है हमारी, वो किस में आती है मेरे भाई? तो वो हमारी आती है किस में मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात कर रहा है पास्ट के बारे में। यहां पर फिर से ऑप्शन जो हमारे पास है वो प्रेजेंट के लिए है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बात करते हैं थर्ड के बारे में। फिर से क्या आ गया? इज टेलिंग। इज भी किस में आता है भाई? प्रेजेंट में। यानी कि शुरू के जो तीन ऑप्शन हैं, हैश टोल्ड, टेल्स और इज टेलिंग, ये सभी किससे रिलेट करते हैं मेरे भाई? प्रेजेंट से। लेकिन मुझको आंसर कहां पर चाहिए होगा? पास्ट में। तो पास्ट का यहां पर केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही इसका हमारा आंसर मेरे भाई यहां पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहां पर फिर से आपका क्या आ गया मेरे भाई? पैराग्राफ इसमें आ गया है, काफी लंबा पैराग्राफ है, पढ़ने में टाइम लगेगा। ऑप्शन है सर, रीड करिए आराम से इसको, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए इसमें। टाइम लीजिए, आराम से पढ़िएगा आप इसको। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरा पढ़ लेगा उसमें, आपको आराम से आगे पढ़िएगा। इन विच कंट्री हैज द टेम्परेचर ड्रॉप्ड अ लिटिल एट प्रेजेंट। यहाँ पर ये बताना है कि किस कंट्री का टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, वो आपको बताना यानी कि कम हुआ है तरीके से। तो यहाँ पर पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका जो आंसर है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाल। देखिएगा, तो अब यहाँ पर जो बात की गई मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड की बात करूं तो टेम्परेचर के ड्रॉप होने की बात की गई है। और यहाँ पर ये जो लाइन आप लोगों की है, ये यहाँ पर दिख जाएगी, ये वाली टेम्परेचर डिप्ड, यानी कि इस लाइन में आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फिर से यही आप लोगों का है, इसी पर बेस्ड है आप लोगों का। बताइएगा इसके बाद इसका आंसर क्या होना चाहिए। पढ़ने में टाइम लेगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, हो जाएगा जैसे पहले हुआ था ये भी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको ये बताना है इसमें कि यहाँ पर जो आपको दो ऑप्शन नीचे दिए हैं वाले ए और बी, इनमें से कौन सा आपका ट्रू है वो आपको बताना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वाइल्ड फायर्स आर ब्रोकन आउट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप। दूसरा आपके पास यूरोप इज हिट बाय एन अनप्रेसिडेंट हीट वेव।
क्या ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, आपको बताना है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं लोग। तो यहाँ पर इस जो आपका ये पेपर था आप लोगों का लास्ट ईयर वाला, उसमें केवल 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, समय 10 ही आते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा अगला पेपर है, जो आप लोगों का है 2023 का है, इस डेट को हुआ था मेरे भाई। उसके बाद टाइम यहाँ पर आपका ये रहा था इसमें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, जो हमारा होने वाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। यहाँ पर
चलिए देखिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इन्फर्स द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस लाइन को पढ़ करके आपको नीचे लिखे 4 ऑप्शन में से इसका मीनिंग आपको बताना है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज डाउन एज द लो प्राइसेस। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज डाउन, कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मेरे भाई डाउन है। डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, उसकी डाउन हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ मेरे भाई, जो उसके प्राइसेस हैं इसीलिए वो भी क्या हो गए मेरे भाई, डाउन हो गए। सामान जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, जो हमारे पास माल रखा हुआ है, वो बिक नहीं रहा है। माल को बेचना भी है। अब माल को बेचने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो प्राइसेस है वो कम कर देंगे ताकि लोग उसको परचेज कर सके, खरीद सके मेरे भाई। तो इन चारों में से ये बात कहाँ पर शूट होगी? द प्राइस इज डाउन सो द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, कि प्राइस कम है इसीलिए वो सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया मेरे भाई। नहीं सर, यहाँ पर इस बात का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर लाइन से मैच नहीं कर रही है, तो इसका आंसर मतलब ये नहीं हो पाएगा। द डिमांड इज हाई विच रिजल्ट्स इन द लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। द डिमांड इज हाई, डिमांड हाई है, विच रिजल्ट जिसका परिणाम ये था कि द लो प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी इसमें मेरा बात कहीं भी नहीं हो पा रही है। थर्ड, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लो बिकॉज, नहीं मेरे भाई ये भी नहीं है, इसकी बात करते हैं। द प्रोडक्ट इज लो प्राइस्ड, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो है मेरे भाई, बिकॉज क्योंकि देयर इज नो मच डिमांड इन द मार्केट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 6 के बारे में। सेंटेंस को अरेंज करना है फिर से मेरे भाई। बताइएगा क्या इसमें आप लोगों का आंसर हो सकता है। ऑप्शन को रीड करिएगा, बताइएगा कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। चलिए आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले काम मेरे भाई ऑप्शन को रीड करना होता है। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन को रीड करें तो जो पहला ऑप्शन हमारा मेरे भाई वो किससे स्टार्ट है, तो वो हमारा स्टार्ट है मेरे भाई किससे, क्यू से। 2 ऑप्शन क्यू वाले हैं, एक ऑप्शन एस वाला है और मेरे भाई एक यहाँ पर आर वाला है। यहाँ पर अगर कोई सा नहीं है तो कौन सा नहीं है, पी वाला नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। वैसे भी पी में क्या रहे भाई, थस, उसके बाद दैट, इस तरह के वर्ड जो आते हैं वो कभी भी पहला सेंटेंस नहीं बनाते हैं। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में, कौन से केसेस में नहीं पता मेरे भाई। अगर यहां पर किसी केस की बात हो भी रही है तो यहां पर इसके पहले हमें कुछ बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हमारा पहला यहां पर नहीं बन सकता है, तो ये पहला नहीं बनेगा, ये पहला नहीं बनेगा, तो क्यू वाले दोनों ऑप्शन मेरे भाई बाहर यहां पर हो जाएंगे। एस की बात करते हैं, बट लेकिन ऐसे स्टार्ट है, तो इस तरह सेंटेंस भी आप लोग को यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग करेंगे मेरे भाई किससे करेंगे, आर से। ऑप्शन नंबर आर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। कि इसके लिए मेरे भाई आप यहाँ पर क्या वर्ड चूज करेंगे। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, कि एक पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जहाँ पर मैनी वर्ड आता है मेरे भाई, तो मैनी के लिए जो वर्ड आता है हमारे पास वो हम क्या लगा देते हैं मेरे भाई। मैनी के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है मेरे भाई क्या, पोली। रूट वर्ड है पोली, और पोली से बनने वाला यहाँ पर एक ही वर्ड है, दैट इज मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, पोलीग्लॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से क्या करें भाई, सेंटेंस को अरेंज करना आप लोगों को। पढ़िएगा, बताइएगा क्या इसमें होना चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे। पढ़िएगा, बताइएगा क्या इसमें होना चाहिए।
और ये चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो सबसे पहले का ऑप्शन को रीड करने का होता है, QRPS। तो यहाँ पर मुझे सारे ऑप्शन इस बार अलग अलग दिए हुए हैं। एक Q से है, एक R से है, एक P से है मेरे भाई, और एक हमारा मेरे भाई S से यहाँ पर है। तो चार में से मुझे केवल एक को सर्च करना है जो सबसे पहले पे आएगा। अब सबसे पहले पे कौन सा आएगा मेरे भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए चेक करते हैं कौन सा बनेगा। ह्यूमन कोल्ड मीथेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ टूडेज ग्लोबल वार्मिंग। पहला हो सकता है, हाँ लग तो रहा बिल्कुल होगा भाई, मीथेन की बात चल रही है, हो सकता है पहला है। पी का केवल एक ही ऑप्शन है। आइए चेक कर लेते हैं और भी कि क्या होना चाहिए इसमें। आगे चेक करते हैं हम लोग इसको। मीथेन इज़ वेरी पावरफुल एट ट्रैपिंग हीट मेकिंग। हाँ पहले इसकी बात बता दी मीथेन की, उसके बारे में इसको यहाँ पर कर दिया एक्सप्लेन, यानी कि पी के बाद क्यू, ठीक है। अराउंड 60% मीथेन, इतनी लगभग एमिशंस की बात हो रही है। दोज एमिशंस, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर देखिएगा एमिशंस यहाँ पर भी आ गया मेरे भाई, एमिशंस यहाँ पर भी आ गया, दोज एमिशंस। इसका मतलब ये है कि पहले एस आएगा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर आर आएगा। तो जहाँ जहाँ पर मुझे आर एस दिखाई देगा वो तो हमारा आंसर मेरे भाई यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। सर एस आर दूर दूर है, आंसर नहीं हो सकता है। सर आर एस वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है। सर एस आर बहुत दूर दूर है, नहीं हो सकता है। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे भाई, ब्लैंक स्पेस है, आपको बताना है इसमें। इल्म हैज़ बीन वर्किंग द प्रोजेक्ट विद हिज टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। कि कोई लड़का या लड़की हो सकती है, इल्म यहाँ पर वो क्या कर रहा है भाई, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए कौन सी प्रिपरेशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंस यहाँ पर आ रहा है भाई कि मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पर, तो यहाँ पर जो सेंस मेरे भाई है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर फिर से तुम्हें क्या बताना है भाई, वन वर्ड बताना आप लोगों को। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, कि जो बहुत जल्दी होने वाला हो उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होना जाएगा। कि जो बहुत जल्दी हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें इतना ही था। इसके बाद हमारा अगला पेपर है, उसकी हम बात कर लेते हैं, जो कब हुआ था 18/10/2022 को, 23 को। टाइमिंग आप लोग का ये रहा था। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। चलिए बताइएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। कंसेंसस, कंसेंसस का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग। इसका मीनिंग होता है भाई एक तरीके से सर्वसम्मति, यानी कि सबका एक तरीके से सम्मत होना किसी काम के लिए, कि कोई काम हम करना चाहते हैं उसमें सबकी राय है, सब राजी है मेरे भाई, तो उसके लिए आता है मेरे भाई कंसेंसस। अब यहाँ पर क्या बताना है हमको, एंटोनिम इसका बताना है, इसका एंटोनिम हमको यहाँ पर बताना है। तो इसका एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज, समझौता कर लेना किसी से। कॉनकॉर्ड भी क्या होता है एक तरीके से समझौता ही होता है मेरे भाई,
ये नहीं हो पाएगा। डिसएग्रीमेंट, यहाँ पर सब एग्री हैं, यहाँ पर एग्री मेरे भाई नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। ठीक है, बात करें लास्ट वाले वर्ड के बारे में, रिकंसिडरेशन के बारे में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है सुलह होना, दो लोगों के बीच सुलह हो जाना किसी बात को लेकर के। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अरेंज करना सेंटेंस को, पढ़िए, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले काम ऑप्शन को रीड करने का, ऑप्शन का रीड करिएगा, बताइएगा कैसे होना चाहिए। सर एक ऑप्शन पी से स्टार्ट है, एक एस से, एक आर से, एक पी से, यानी कि 2 पी से हैं, एक एस है, एक आर से। आइए चेक करते हैं बनेगा नहीं बनेगा। पहला है आई वॉज एबल टू गो बैक माई विलेज एंड रिटर्न टू द अर्थ फार्मिंग एंड सेलिंग प्रोड्यूस। वो घर जाने की बात चल रही है, घर गया होगा, तो घर कब गया होगा? वो उसके घर जाने के काबिल बन गया, योग्य हो गया वो। तो यहाँ पर वो घर कब गया होगा? जब उसके पहले यहाँ पर कुछ घटना घटी होगी। इसका मतलब मैं इसको पीछे स्टार्ट यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, तो 2 ऑप्शन भाई पैसे लिए क्या कर देंगे हम लोग? एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्यू से देखो, क्यू का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, छोड़ दो इसको। ड्यू टू द पैंडेमिक आई लॉस्ट माई जॉब एज अ टूर गाइड। पैंडेमिक की वजह से उसकी जॉब यहाँ पर चली गई, जब जॉब छुट्टी होगी तभी तो घर गया होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हाउ एवर फिर भी आई वॉज नॉट विदाउट एनी अल्टरनेटिव्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हाउ एवर वाले, वो कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल सकते, यानी कि ऐसे स्टार्ट होने वाला पहला सेंटेंस यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 के बारे में। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द स्टडी ऑफ केव्स। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी, स्पेलोलॉजी, साइटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। बताइएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। द केव्स, द स्टडी ऑफ केव्स। मॉर्फोलॉजी ये आता है जब हम किसी की आकृति, शेप के बारे में बात करते हैं, उसके लिए आता है कि जब हम किसी चीज़ के आकार के बारे में बात करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टडी ऑफ केव्स यहाँ पर जो कहलाता है भाई ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा, जहाँ पर हम गुफाओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। साइटोलॉजी सेल, कोशिका के बारे में आता है, जहाँ पर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी ये आता है मेरे भाई पेड़ के लिए, जहाँ पर हम पेड़ों का, ट्री का अध्ययन करते हैं, उसके लिए आता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं 4 के बारे में। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड बेफल। क्या यहाँ पर इसका मीनिंग होना चाहिए? बेफल है, विगोरस है, इम्पेड है, नर्चर है, एलाइटन है। बताइएगा इसका मीनिंग यहाँ पर भाई क्या इसमें होना चाहिए। देखिएगा, बेफल ये होता है भाई किसी काम को रोकना, कोई काम चल रहा है उसके बीच में रोक देना। तो यहां पर इसका जो मीनिंग हो जाएगा मेरे भाई किसका, क्या बताना आप लोगों को? सेम बताना है। सेम मतलब सिनोनियम। आइए देखते हैं। बेफल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी काम को रोकना। विगोरस इसका मतलब होता है मेरे भाई जोरदार। इम्पेड इसका मतलब भी किसी काम को रोकना होता है। नर्चर का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होगा इसका मीनिंग? नर्चर का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होता है भाई पालन पोषण, किसी को एक तरीके से पालना। एनलाइटन इसका मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, कुछ बताना, सूचना देना।
तो यहाँ पर इसका बताना है सेम, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा इम्पेक्ट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बारे में, 5 के बारे में। पैराग्राफ है आप लोगों का, पढ़िएगा, बताइए किसका आंसर होना चाहिए मेरे भाई। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप पढ़ लेना आराम से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, ये जो आप लोगों का। अरे चल जा भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन के बारे में, 6 के बारे में। एंटोनिम आपको बताना है किसका मेरे भाई, एवरेज का। श्रिंक, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सपेंड, एक्सप्रेस। बताइएगा ना भाई क्या इसमें होना चाहिए। एवरेज, किसी चीज को मेरे भाई छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है, अरे यार, इसका मतलब होता है किसी को छोटा करना, शॉर्ट करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होता है मेरे भाई, थर्ड हो जाएगा। क्या बताना है, एंटोनियम। एक्सपेंड बोले तो बड़ा करना, बढ़ाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में मेरे भाई, 7 के बारे में। क्या बताना है इसमें भाई हमको, इसमें एरर बतानी है कि इसमें यहाँ पर क्या एरर है। When I was in my village, I was to play football in school and कबड्डी in the neighborhood। बताइएगा इसमें क्या इसका आंसर होना चाहिए मेरे भाई। When I was in my village, पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं अपने गांव में था उस समय की बात चल रहा हूँ। I was to play, तो यहाँ पर was to play नहीं होगा मेरे भाई, आज टू I was to play ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो was to play के बदले क्या होना चाहिए मेरे भाई, used to play, यूज टू प्ले आप होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से वो आपको अपनी पास्ट की हैबिट बता रहा है कि वो जब स्कूल में था उस टाइप से, वो अपने गांव में था उस टाइप की बात कर रहा है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा इसमें। क्या बताना है भाई इसमें आपको, ईडीएम आपको बताना है इसमें। क्या बताना है आपको इसमें, ईडीएम बताना है कि इसके लिए ईडीएम्स क्या रहेगा। स्नेहा पार्टिंग विद राधा इज नेवर गोइंग टू हैपन कंसिडरिंग देयर एनिमोसिटी। नेवर गोइंग टू हैपन, कि जो कभी ना हो, कभी ना होने वाला हो। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहां पर क्या होना चाहिए, वो यहां पर आपको हो जाएगा मेरे भाई इसमें अ कोल्ड डे इन जुलाई। क्योंकि जुलाई में कभी भी आप लोगों का जो ठंड वाला दिन है वो मेरे भाई नहीं आ सकता। जुलाई में हमेशा क्या होती है, गर्मी होती है, इसीलिए ये काम यहाँ पर कभी भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ब्लैंक स्पेस है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। इट इज़ अ मोर ड्रामेटिक मूव देन मैनी हैड थॉट। उसके बाद हैपन यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे चार ऑप्शन है भाई। शैल, विल, वुड, मे, हैड, थॉट। बताइए क्या होना चाहिए। हैड, शैल, हैड, विल, वुड, मे। हैड के बाद वैसे भी भाई शैल तो पॉसिबल नहीं है, विल भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, हाँ सॉरी सी, वुड यहाँ पर आपका आ जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, इसके हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है, सिलेक्ट द पास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ एन एरर। क्या आपको बताना है इसमें मेरे भाई कि इसमें यहाँ पे एक एरर है वो आपको बतानी है। सेंटेंस मेरे भाई बाय द एंड ऑफ द
year 2026 I can have completed my master's degree and taken up a job। तो फ्यूचर की बात चली मेरे भाई, यहाँ पर आने वाले समय की बात चल रही है कि इस साल के जो दो आपका 2026 है उसके लास्ट तक। तो कैन हैव का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, तो कैन हैव यहाँ पर गलत है। फ्यूचर की बात चल रही है, विल यहाँ पर आना चाहिए था, विल हैव। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, कैन हैव नहीं आएगा, विल हैव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थे आप लोगों के 5 सेट में 50 क्वेश्चंस जो मैं आपको सोल्व करवा दिए हैं। अगर फिर भी आप कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको ये बात समझ नहीं आई थी, फिर से बता दो, तो उसको हम आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।